Once again, here comes Saurav Kumar, and now I will be discussing today a new topic. Already we have been studying about memory. हम लोगों ने मेमोरी के बारे में कई सारी बातें की है, और ये जो मेमोरी है, मेमोरी में हम लोगों ने ये भी देखा है कि कितने तरह का मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी क्या है, ये सब चीज़ हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लोगों को हमेशा जो है पूछा भी जाता है। तो रोम और रैम में डिफरेंस क्या है वो मैं आज लेकर के आया हूँ आपके पास। यहाँ पर देखिए कि रैम और रोम में जो डिफरेंसेस है वो मैंने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है रोम नॉन वोलाटाइल। रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। मतलब नॉन वोलाटाइल का मतलब यह है परमानेंट इन नेचर। क्या है? परमानेंट इन नेचर। मतलब कि जो रोम होता है उसमें अगर आपने एक बार कोई चीज लिख दी कहने का मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा इस रोम में जो है मैन्युफैक्चरर के द्वारा यहाँ स्टोर होता है डेटा। मैन्युफैक्चरर ने अगर कोई रोम में कुछ डेटा अगर फीड कर दिया तो दैट इज परमानेंट इन नेचर, वो कभी डिलीट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कि वही मैन्युफैक्चरर उस पर्टिकुलर रोम में लिखी हुई चीज़ों को डिलीट करेगा। अगर हमें डिलीट करवाना है या हमें उस रोम में जो चीज़ें दी गई हैं उसको बदलना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर से इसको उस रोम को भेजना पड़ेगा। कहाँ भेजना पड़ेगा? उसी मैन्युफैक्चरर को जहाँ ये रोम बना था, और फिर वो मैन्युफैक्चरर लोग जो है उसको चेंज कर देते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और उसमें कई सारे तरीके हैं उसको करने के, जैसा कि हम लोगों ने रोम में देखा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रोम। ईपी रोम, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। कितने तरह के होते थे? पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो ये तीनों चीज क्या था? एक था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उससे हम लोग रोम में डिलीशन कर सकते हैं। ये भी इरेजेबल जो होता है, ये भी इरेजेबल होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि जो चीजें लिखी गई हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा यहाँ डिलीट होता है, एंड इट यूज टू टेक टाइम। 2 से 3 दिन लगते थे उसको डिलीट करने में। तो उसी चीज को सुधारा गया है यहाँ पे, और टाइम के साथ जब एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई है, टेक्नोलॉजी में कुछ नए चीज आए हैं, तो उसके चलते जो है डबल ईपी रोम बना, जिसके कारण जो है हम लोग जो हमारा रैम है उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं एट एन इंस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिकली जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकली ऐसा अरेंजमेंट बना दिया एक डिवाइस के जरिए, जहां पर कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है हम लोग खुद ही डेवलप कर सकते हैं और उसके साथ जो है काम हो सकता है। तो दीज वेयर द थिंग्स, है ना। तो अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं। इसमें आगे देखिएगा तो क्या है कि ये देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी सारे नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं मैंने। तो ये रोम है, और यहाँ पर देखिएगा कि जो रोम है उसमें दूसरी चीज़ें हैं फास्ट, है ना। तो पहला है नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब क्या होता है? परमानेंट इन नेचर, परमानेंट, है ना। और दूसरा है फास्ट टू रीड, मतलब क्या है कि जो आपका रोम होता है वो फास्टर होता है किसी भी चीज को रीड करने में, है ना। तीसरा है यूजुअली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब बहुत ज्यादा रोम नहीं, बड़ा नहीं होता ये, इसका जो क्वांटिटी होता है काफी स्मॉल होता है। काफी स्मॉल कहने का मतलब ये है कि आपका जो रोम होता है ये छोटा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाते इसको, क्योंकि रोम जो है उसमें मैंने जैसा कि बताया है पहले कि जो रोम होता है उसमें क्या होता है कि ये एक तरह का ये चिप होता है ना, और इसी में ये प्रोग्राम्स वगैरह स्टोर कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता है,
क्योंकि ये मैग्नेटिक टेप नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा स्टोरेज के लिए नहीं बनाया जा सकता है। जनरली आप देखेंगे कि जो रोम होता है वो काफ़ी छोटा होता है, मतलब या तो केबी में होगा, एमबी में होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो रोम जो है आपका कैचे मेमोरी जैसे रोम होता है उसमें जो है आपका 8 MB कैचे जाता है, 16 MB कैचे जाता है, तो दैट इज़ मोस्ट वही बड़ा हो जाता है। उसका मतलब कि उससे ज़्यादा बड़ा हमारे पास नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो हम लोग मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं और उसमें जो रोम लिखता है वो दैट इज़ प्रिटी डिफरेंट। वो सेकेंडरी स्टोरेज ही है, लेकिन उसको मोबाइल के अंदर स्थित कर दिया गया है, उसको परमानेंटली स्थित कर दिया गया है, तो उसको भी वो लोग रोम बोलते हैं, एमरोम बोलते हैं, जिसको कि मोबाइल रोम कहा जाता है। तो दैट इज़ डिफरेंट, वो सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि उसमें हम लोग डिलीशन भी कर सकते हैं, है ना। वो मैन्युफैक्चरर के पास उसको नहीं भेजना पड़ता कोई चीज़ डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट है यूजुअली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज के बाद कैन नॉट बी रिटन क्विकली। बहुत जल्दी जल्दी इसमें जो है मतलब ओवरराइट नहीं किया जा सकता, जैसा कि आपको पता है परमानेंट इन नेचर है ना। तो ये जब परमानेंट इन नेचर है तो बहुत ज़्यादा बार इसमें जो है लिखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार चीज़ें डाल दी गई, फिर उसके बाद उसमें दोबारा चीज़ें डालनी तो फिर उसको मैन्युफैक्चरर के पास भेजो, और मैन्युफैक्चरर के पास भेजने के बाद फिर वहाँ से वो डिलीट करेगा, फिर आपके पास भेजेगा, उसमें 1 महीना टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है हम लोग लिख नहीं सकते। एक बार चीज़ें जो डाल दी गई हैं वो स्थित रहती हैं। यूज टू स्टोर बूट इंस्ट्रक्शंस और फर्मवेयर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बूट इंस्ट्रक्शंस वगैरह जितने भी आप देखते हैं, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, तो उसके जितने भी प्रोग्रामिंग्स हैं वो आपका रोम में ही स्थित होता है, इसी रोम में आपका स्थित होता है। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, या फिर एज़ कम्पेयर टू रैम। जो रैम है उसके भी कंपेयर, अगर उससे भी कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे आपको देखिएगा कि जनरली 8 MB कैचे अगर होगा तो वो कंप्यूटर या वो मोबाइल बहुत महंगा आएगा। मतलब ये कि उसमें जो कैपेसिटी है वो कहीं ज़्यादा है किसी दूसरे मोबाइल के परिप्रेक्ष्य में, किसी दूसरे मोबाइल के कंपैरिजन में। उस मोबाइल में जिसमें कि 8 MB कैचे है या 4 MB कैचे है, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा कर सकता है बशर्ते दूसरे मोबाइल के जिसमें कि 2 MB कैचे है या 1 MB कैचे है। ठीक है, तो ये आपका रोम का पार्ट है। ये जो है रिलेटिवली क्या है, एक्सपेंसिव है। अब आप चलते हैं हम लोग रैम की तरफ। रैम में आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि जो है वो क्या डिफरेंसेस हैं रोम से, तो वो हमें पता करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए वो भी लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जो रैम है, रैम क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर है। वोलाटाइल इन नेचर कहने का मतलब क्या है? वोलाटाइल इन नेचर कहने का मतलब ये है कि जो आपका रैम होता है वो टेम्पररली स्टोर करता है डेटा को। क्या करता है? ये टेम्पररली डेटा स्टोर करता है। तो ये टेम्पररी इन नेचर होता है, जो कि डेटा को स्टोर तो करता है लेकिन टेम्पररली स्टोर करता है। और ये फास्ट होता है। ये क्या होता है? यूज्ड एज सिस्टम मेमोरी। ये जनरली सिस्टम मेमोरी, क्योंकि सिस्टम जो भी काम करता है, एग्जीक्यूट जहां जो भी एग्जीक्यूशन करता है वो रैम में करता है। तो ये सब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी जो काम होगा सीपीयू के द्वारा या फिर आपका जो प्रोसेसिंग होगा, एग्जीक्यूशन होगा, वो सब कुछ कहाँ करेगा? रैम में करेगा। ये रिलेटिवली चीप होता है ना, एज कंपेयर टू जो है रोम, ये चीप होता है। लेकिन एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी से ये काफ़ी महंगा भी होता है। देखिए, बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है ना। CD, DVD, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। तो दीज वेर द डिफरेंसेस। तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे और हमेशा याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है।
तो नेक्स्ट जो है आपका हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा, कुछ प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी मैं डिफरेंसेस लेकर आया हूँ। हार्ड डिस्क भी हमें पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ाऊँगा। ये देखिए यही हार्ड डिस्क होता है ना, ये हार्ड डिस्क है आपका। और हार्ड डिस्क जो है काफ़ी अच्छा जो है आपको ये जो आप इसकी हाइट देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये लेंथ है, और ये जो है ये आपका क्या है, हाइट है। ये आपका हाइट है ना, और ये आपका लेंथ है। तो जो लेंथ और हाइट है, इसी हाइट में जो है आपका बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है। इसी में जो है पूरी मशीनरी कंपोनेंट लगी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर, ये देखिए फ्लॉपी डिस्क भी है। ये फ्लॉपी डिस्क भी मैंने आपको दिखाया था पिछली बार, है ना। ये CD DVD वगैरह है। ये कैचे मेमोरी है, ये देखिएगा ये कैचे मेमोरी है, इस तरह का होता है। और हमें जो है कैचे मेमोरी अलग से अगर हम चाहें तो लगा भी सकते हैं, है ना। 3 तरह के कैचे भी होते हैं, L1 L2, जो नहीं पढ़ना है आपको। खैर एनीवेज आगे देखिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हमें जानना चाहिए, ज़रूरी है ना। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। ये देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी हमेशा क्या है, टेम्पररी इन नेचर है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, परमानेंट इन नेचर होता है। डेटा कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। यहाँ पे जो डेटा एक्सेसिंग है ये डायरेक्टली डेटा मतलब कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली डेटा एक्सेस कर सकता है प्राइमरी मेमोरी से, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्टली नहीं कर सकता है। ये किसी न किसी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के द्वारा या सीपीयू के द्वारा जो है डेटा कहीं ना कहीं से लिया जाएगा, तब इसको जो है करेगा। डेटा कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली इसमें नहीं किया जा सकता है, उससे डेटा डायरेक्टली नहीं ले सकता है। यहाँ पर जो है स्टोर डेटा कैन बी वोलाटाइल, यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा वो वोलाटाइल होगा, जैसा कि टेम्पररी हमने बात किया था। तो यहाँ पे जो डेटा है वो वोलाटाइल होगा। तो ये डेटा जो होता है कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, उसी डेटा को अगर हम चाहें तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, और वो तब परमानेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में जब भी होगा तो ये नॉन वोलाटाइल ही रहेगा, मतलब परमानेंट इन नेचर। याद रखिएगा, नॉन वोलाटाइल परमानेंट, है ना, और वोलाटाइल मतलब टेम्पररी, याद रखना है ना। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है। कई बार ऐसा रैम भी आता है, प्राइमरी मेमोरी कई बार ऐसा भी आता है जो कि नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट इन नेचर, जैसा कि हमने पढ़ा था प्राइमरी में 2 होते हैं, रैम और रोम। तो जहां पे रोम जो है वो क्या था, वो परमानेंट इन नेचर था, जबकि रैम क्या था, वो टेम्पररी इन नेचर था। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, दोनों हो सकते हैं, है ना। आगे अगर देखें हम लोग तो इट इज मोर कॉस्टली, यहाँ पे जो है ये क्या है, इट इज मोर कॉस्टली देन सेकेंडरी मेमोरी। ऑब्वियसली ये सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा महंगा होता है, जो कि रैम और रोम दोनों महंगा होता है। और यहाँ पर जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी से वो लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये फास्टर है, ये स्लोअर है। यहाँ पे जो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इट रिक्वायर्स द पावर रिटेन, यहाँ पे जो है क्या है, इट रिक्वायर्ड द पावर टू रिटेन द डेटा इन द प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर क्या होता है कि पावर चाहिए इसको डेटा को रखने के लिए या डेटा को मेंटेन करने के लिए। जैसे ही पावर कट हुआ तो ये डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि ये परमानेंट इन नेचर नहीं है, ये क्या है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी होने की वजह से क्या होगा कि डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन
दूसरी जगह हम लोग देखें तो यहां पर ये क्या है, यहां पर देखें तो क्या है, इट रिक्वायर पावर्स टू रिटेन द डेटा, इट डज नॉट रिक्वायर पावर। एक बार स्टोर कर दिया तो पावर चाहिए, जब एक बार स्टोर कर दिया तो फिर वो रहेगा उसमें, वो डिलीट नहीं होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यहां पे देखिए प्राइमरी मेमोरी का जो है रैम, रोम, ईपीरोम, प्रोम, कैचे मेमोरी, ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में सीडी, डीवीडी, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब मैग्नेटिक टेप्स वगैरह सब जो है क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। थोड़ा सा अब हम लोग जो है इसी मेमोरी में आगे बढ़ेंगे और हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा समझेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क जो है वो क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा समझ लेंगे, है ना। अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बड़ा कर देता हूं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, है ना। ये देखिए हार्ड डिस्क जो है, व्हाट आर एचडीडी, है ना, ये चीज़ हार्ड डिस्क है क्या और ये काम कैसे करता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कैसे काम करता है, देखिए, इट इज एन एलिमेंट्री, यहां पर क्या है, इट इज एन एलिमेंट्री परहैप्स बट हार्ड ड्राइव आर्किटेक्चर इज बोथ एचडीडी स्ट्रेंथ एंड आर्किजिस हील। तो इसमें क्या है कि जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, हम लोग जो आपका हार्ड डिस्क होता है, इसको हार्ड डिस्क पहले कहा क्यों जाता है, ये चीज है। तो इसमें क्या होता है, राउंड फ्लैट मेटल्स होते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। तो राउंड फ्लैट मेटल्स होते हैं और उस पे जो है मेटल पे मैग्नेटिक कोटिंग होती है, जो कि स्टोरेज का कारण है ना। तो वो मेटल का बना होता है, जो डिस्क बना रहता है वो मेटल का बना होता है और इसीलिए उसको हार्ड डिस्क कहा जाता है ना। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है उसके बारे में बताया गया है, इट इज एलिमेंट्री परहैप्स बट हैड हार्ड ड्राइव आर्किटेक्चर इज बोथ एचडीडी स्ट्रेंथ एंड इट्स एक्चुअली हील। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर हार्ड डिस्क है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हार्ड डिस्क जैसी चीजें हमारे पास है। लेकिन एक और भी चीज़ है, डिमेरिट्स भी कुछ होते हैं हार्ड डिस्क के, कि कई सारी चीज़ें उसमें हम लोग स्टोर तो कर सकते हैं लेकिन वो भारी होता है थोड़ा सा, जो है उसको और अगर हल्का हम लोग बना सकते तो बहुत ही अच्छा होता। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि अब एसएसडी आ रहा है ना। तो जो एसएसडीज हैं उसमें जो है वो काफ़ी हल्के होते हैं और काफ़ी डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन स्टोरेज की क्षमता में जो है परमानेंट जो नेचर है वो एसएसडी में वो थोड़ा सा दिक्कत ये करता है कि बहुत ज़्यादा उसको जो है हम लोग बड़ा नहीं बना सकते, मतलब उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो बहुत कॉस्टली आएगा। तो इसलिए जो है ये ही जो है हार्ड डिस्क हमारा ये काफ़ी अभी काम कर रहा है, इसी में हम लोग जो है काम कर रहे हैं और इसी से काम हो रहा है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर मैग्नेटिक मीडिया एंड स्टोर रिलेटिवली डिजिटल डेटा। यहाँ पर जो हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक मीडिया है दैट स्टोर एंड रिट्रीव डिजिटल डेटा। जो भी डिजिटल डेटा रखा गया है उन सबको स्टोर कर सकता है और उसको रिट्रीव कर सकता है। जो उसका इट्स आर्किटेक्चर इज रिजिडली रैपिडली रोटेटिंग डिस्क। तो यहाँ पर जो इसका आर्किटेक्चर है वो रोटेटिंग डिस्क की तरह होता है। मैग्नेटिक हेड्स ऑन एक्चुअल आर्म्स, तो ये जो जितना भी आर्म्स उसमें लगे हुए हैं ये आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो उसका आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हार्ड डिस्क बाहर से कैसा दिखता है वो भी है, और देखिएगा ये देखिए बाहर से जो हार्ड डिस्क है वो हमारा ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था जो आपका हाइट है इसका, उसी हाइट में ये पूरी चीज़ें आ गई, ये पूरी चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क देखिए 1 2 3 डिस्क 4 डिस्क हैं यहाँ पे, और सब क्या है, सब का सब जो है वो हार्ड डिस्क मटेरियल है। हार्ड डिस्क मटेरियल कहने का मतलब होता है कि वो जो आपका मटेरियल है वो मेटल का बना हुआ है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आगे देखें तो यहां पर देखिएगा कि इसका इंटरनल आर्किटेक्चर यहां पर मैंने आपको दिखाया है। ये इंटरनल आर्किटेक्चर है जिसमें कि क्या होता है कि एक ये जो है ये क्या है, ये एक सेंट्रल हब होता है, इसको स्पिंडल भी बोलते हैं, है ना। सेंट्रल हब है ये, जिसके ऊपर जो है यही स्पिंडल, यही सेंट्रल हब होता है, जिसके ऊपर डिस्क माउंट कर दिए जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे डिस्क हैं जिसको कि माउंट कर दिया गया है। यहां पर जो आर्म आपको दिख रहा है ये मूविंग आर्म होता है, वो इस तरीके से आगे और पीछे आता जाता है, जिसके कारण जो ये रीड राइट हेड है, यहाँ पे क्या है, रीड राइट हेड है। ये रीड राइट हेड क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो रीड राइट हेड है वो एक डिस्क के ऊपर है और दूसरा डिस्क के नीचे भी है, मतलब दोनों साइड रीड कर सकता है ना, ये दोनों साइड रीड कर सकता है। जब ये मूविंग आर्म जो है आगे पीछे जा सकता है और ये डिस्क घूम सकता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ये होता क्या है कि जब ये यहाँ पे एक मोटर लगा होता है जिससे कि क्या होता है, स्पिंडल या फिर सेंट्रल हब जिसको बोलते हैं वो रोटेट करता है। जब रोटेट करता है तो ये डिस्क भी रोटेट करेगा, और जब डिस्क रोटेट करेगा तो ये इसमें जो है कई सारे सेक्टर्स बने हुए हैं, कई सारे जो है ट्रैक्स बने हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये वाला गोल वाला जो है ये ट्रैक है, लेकिन उसके अंदर जो बना हुआ है ये सब सेक्टर्स हैं, है ना। तो ये सेक्टर्स हैं और कई सारे ट्रैक्स जो है, आपको अगर सीधा अगर लिया जाए तो वो जो ट्रैक्स है वो सिलेंडर का रूप देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जब रोटेट करता है तो रोटेट करने के बाद जो है किसी एक पर्टिकुलर, सपोज कीजिए कि यहां पर मेरा डेटा स्टोर है ना, डेटा मेरा अगर यहां स्टोर है तो ये यहां पर पहुंचेगा तभी तो रीड कर पाएगा। तो क्या होगा, ये घूमेगा, तो जैसे ही रोटेट करेगा तो ये घूम करके और यहां जाएगा, और जैसे ही ये घूम के यहां आएगा इसको डेटा को रीड कर लेगा, रीड राइट हेड जो है वो डेटा को रीड कर लेगा। अब यहाँ पर जो रीड राइट हेड है वो डेटा तभी रीड करेगा जब यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर जो स्टोरेज है, जिस तरह का स्टोरेज है, जो भी स्टोरेज है वो यहाँ पर आएगा तभी ये रीड करेगा। ये रीड करने के लिए हो सकता है कि ट्रैक्स भी हमें चेंज करना पड़े। तो ट्रैक्स यहाँ पर देखिए, ये एक यहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही नहीं होता, इसके अलावा और भी ऐसे गोल गोल होते हैं। तो होता क्या है कि अगर इस ट्रैक से, यहाँ पर ये ट्रैक है, इस ट्रैक में जाना हुआ तो ये जो है मूव करेगा राइट की ओर, तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रीड करना शुरू, फिर थोड़ा सा बाहर आएगा तो यहाँ पे रीड करना शुरू करेगा। तो दिस इज अ फैक्ट कि यहाँ पर जो है ये मूविंग आर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, मूविंग आर्म बोलते हैं, मूविंग आर्म। और इसके चलते जो है डेटा जो है ये रीड कर पाता है। एक बार घूमा तो घूम करके सेक्टर मिले, एक्चुअल सेक्टर मिलेगा, और जब ये जो मूविंग आर्म घूमेगा तो उसको एक्चुअल ट्रैक मिलेगा। तो दिस इज हाउ अ हार्ड डिस्क वर्क्स। तो वही चीजें जो है यहाँ पे लिखी भी गई हैं, है ना। ये देखिए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई हैं कि जो हार्ड डिस्क है, ये देखिए, मैग्नेटिक हेड्स ऑन एक्टुएटर आर्म्स, मैग्नेटिक हेड्स ऑन एक्टुएटर आर्म्स मूव ओवर द प्लैटर सरफेस टू रीड राइट बाइनरी डेटा बिट्स बाय डिटेक्टिंग चेंजेस इन मैग्नेटाइजेशन on the platter. This is random access storage that does not require sequential blocks. This of course non-volatile. ये क्या होता है, non permanent in nature है, तो will not lose store data। तो permanent nature है, तो ये अगर पावर बंद भी हो जाए तो ये डेटा को स्टोर करके रखेगा, वो डेटा खराब नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी भी लिखी हुई है। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे देखिएगा क्या है, 1000 GB होता है, जिसको कि 1 TB कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1000, है ना, 1 TB के बराबर होता है 1000 GB, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 1000 GB एक्चुअल सेंस में कहेंगे तो 1024 GB, 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB होता है। तो वो ऑन लमसम लेते हैं, पूरा का पूरा चीज़ काउंट नहीं करते हैं, मतलब 1024 नहीं लिखते हैं, 1000 GB कर दिया मतलब 1 TB,
है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हार्ड डिस्क में जो कैपेसिटी होती है ये वाइडली फ्रॉम 1 GB टू अभी देखिए 12 TB का आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 12 TB मतलब काफ़ी बड़ा स्टोरेज हो सकता है हार्ड डिस्क का, है ना। तो अगर 12 TB, अगर TB में हम लोग रैम रोम में जाएंगे तो वो शायद हमें मिलेगा ही नहीं। तो यह मैंने आपको इंटरनल आर्किटेक्चर बता दिया। आगे देखिएगा तो इसके ट्रैक्स और सेक्टर को बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो है ये पूरा क्या है, ये गोल वाला जो है वो आपका ये ट्रैक है ना, ट्रैक है। और ये जो है आपका सेक्टर कहलाता है, ये जो है आपका सेक्टर है, इसको सेक्टर कहते हैं। ये एक जो है सेक्टर है, ट्रैक सेक्टर बोलते हैं इसको। और उसके बाद ये जो पूरा होता है इसको डिस्क सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि पूरे डिस्क में है ये। तो ये डिफरेंस है ना। और इसी को रीड किया जाता है, यही घूमता है और ये हेड के पास आ जाता है। तो दिस इज द मेन स्टोरी। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट आउटर ट्रैक्स आर बिगर इन साइज। जो बाहर वाले होंगे ऑब्वियसली बड़ा साइज का होगा। आप यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, जो आउटर ट्रैक हैं वो बड़े वाले, जो आउटर ट्रैक है वो आउटर ट्रैक जो होगा वो बड़ा साइज का होगा कंपेयर टू इनर ट्रैक के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे दी हुई चीज़ें हैं। द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स, ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यहाँ पे देखिएगा कि जो रीड टाइम है, अब यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ समझने का है वो है सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। किसी पर्टिकुलर ट्रैक पर पहुंचने के लिए जो समय लगता है उसको हम लोग सीक टाइम बोलते हैं। जबकि जो रोटेशनल लैटेंसी है वो क्या कहते हैं? टाइम इज टेकन बाय द सेक्टर टू कम अंडर रीड राइट हेड। तो जितना रीड राइट हेड के अंदर आने में जो समय लगता है, रोटेट करने में समय लगता है, उसको हम लोग रोटेशनल लैटेंसी कहते हैं। डेटा ट्रांसफर टाइम, ये क्या होता है? टाइम टेकन टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डेटा। कितना अमाउंट ऑफ डेटा जा रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना रोटेशनल स्पीड है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशनल स्पीड। कंट्रोलर टाइम क्या होता है? द प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाय द कंट्रोलर। जितना प्रोसेस करने में टाइम लगेगा उसको हार्ड डिस्क से रीड करके, और जितना टाइम लगेगा उसको डेटा को निकालने में, उसको कंट्रोलर टाइम कहते हैं। एवरेज एक्सेस टाइम, तो सीक टाइम और एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम प्लस कंट्रोलर, ये सब जितना भी चारों है इसको अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा एवरेज सीक टाइम हो जाएगा। और एवरेज रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है? वो क्या होता है कि 1/2 जो है आपका हो जाता है, जितना भी आएगा उसका 1/2 जो है हाफ रोटेशनल लेटेंसी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको लिखना ज़रूरी है। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप लोग एक नोट्स बना लें। तो आई थिंक कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू हार्ड डिस्क। तो काफ़ी कुछ इसमें है और ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और हो सकता है कि आ जाए, तो इसको जो है हम लोग कर लेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि आपको मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू।